नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर हम पहाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा और मैं हूं ओंकार सिंह। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत शेर से करते हैं। क्या बात कि सबर रख कुछ संकोच कर, सबर रख कुछ संकोच कर, औकात और किस्मत में कुछ तो फर्क कर। क्या बात। सबर रख कुछ संकोच कर, औकात और किस्मत में कुछ तो फर्क कर। हाँ। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा जी। मेहनत कर कुछ और मेहनत कर। बिल्कुल, मेहनत कर कुछ और मेहनत कर। मेहनत बहुत जरूरी है ओंकार जी, और मेहनत हो भी रही है। और मांगने की जहां तक बात है, मांगा भी जा रहा है, उसको दिया भी जा रहा है, और वादा पूरा किया भी जा रहा है। चर्चा इस पे करेंगे तो, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले वही अपील दर्शकों से कि फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी हम दिव्य हिमाचल टीवी के रूप में इस वक्त हाजिर हैं इसी कार्यक्रम को लेकर। तो वहां भी शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट हमें दें। 3 सेगमेंट लाए हैं ओंकार जी अपने दर्शकों के लिए। जी जी। हिमाचल में फिर खतरे के बादल, किस तरह का खतरा है, कैसे बादल मंडरा रहे हैं, चर्चा इस पे करेंगे। चर्चा आज प्रदेश की उस खबर पे होगी जो सुबह से ही एक तरह से जिसने प्रदेश का पारा बढ़ाया हुआ है ओंकार जी, कांग्रेस के टिकट। चर्चा करेंगे कि क्या यह लिस्ट फेक लिस्ट थी या क्या यह लिस्ट जानबूझ के एक ट्रायल बेस पे वायरल की गई है, या इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चर्चा इस पर भी करेंगे कि टिकट कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, वास्तविकता क्या है, पूरी कोशिश करेंगे सामने लाने की। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कर्मचारियों की। जी जी। और कर्मचारियों के भी उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे जिन मुद्दों के समाधान के लिए कर्मचारी आज भी जुटे, सरकार भी जुटी, और कई चीजें वहां से निकल के सामने आई हैं। क्या क्या वहां से निकला है, चर्चा इस पे हम करने जा रहे हैं ओंकार जी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के। तो आज मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों के बीच थे, समारोह एक वहां मंडी में हुआ है। क्या जानकारी है, वहां हुआ क्या ओंकार जी? बिल्कुल राजेश जी, आज बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का नाम था एक शाम कर्मचारियों के नाम जी। और इस शाम का जो कार्यक्रम था, इसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित हुए जी। और मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की, राजेश जी, जितनी भी डिमांड्स थी उन सभी मांगों को आज संबोधित किया है और पूरे खुले दिल के साथ ये आश्वासन दिया है कि हम कर्मचारियों के साथ जो है वो बिल्कुल दिल के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। और कर्मचारियों की कोई भी मांग जो है वो हल होने से नहीं रहेगी। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारी बिल्कुल संयम रखें, आने वाले समय में हम 2 से 3 और मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं और जितने भी कर्मचारियों के मसले हैं उनको हम हल करेंगे। अगर पांच बड़े ऐलान हुए हैं उसी मंच से, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि हम इन दिक्कतों को दूर करने जा रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं ओंकार जी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको राजेश जी बताऊं कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं जी, उनको जयराम जी ने, आज मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि सरकार इनकी समस्याओं को सुलझा रही है। और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि अगली जो कैबिनेट की बैठक आने वाली है उसमें सरकार जो है इन कर्मचारियों को, एनएचएम को बहुत बड़ी एक राहत देने वाली है। इनके मसले हमारे दर्शक जानते हैं, एनएचएम को लेकर बहुत से मसले हैं, उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, पर जो भी इनकी समस्या है आज उन्होंने आश्वासन दिया है। जी जी जी। इसके अलावा आप देखें कि 2003 से पहले जो 4th क्लास के कर्मचारी थे उनको, और 2003 के बाद भी जो 4th क्लास के कर्मचारी थे उनकी रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा मसला, रिटायरमेंट एज का, 60 साल में रिटायर हो रहे थे, 58 साल में हो रहे थे। तो इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को भली भांति जानते हैं और आने वाली बैठक में, अगर इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ तो अगली कैबिनेट की बैठक में इस मसले को हम हल करने जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि एचआरटीसी के जो कंडक्टर हैं, आपको पता होगा राजेश जी के एचआरटीसी के कंडक्टर जो थे पिछले हायर ग्रेड पे कम हो गई थी उनकी। जी जी। वो उनकी वेतन विसंगति जो थी उस पे वो बहुत गुस्सा हुए और सरकार के पास ये शिकायत पहुंची, उनकी समस्या पहुंची, रोष प्रकट उन्होंने किया। और मुख्यमंत्री ने आज आश्वासन दिया है कि जो कंडक्टर हैं इनकी वेतन विसंगति जो है वो आने वाली कैबिनेट में हम हल करने जा रहे हैं। बीओडी जी, जो बीओडी होगी एचआरटीसी की, उससे पहले हल करेंगे। जी जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है उसमें ये एचआरटीसी के कंडक्टर्स का मुद्दा हल होने जा रहा है। फिर हम बात करते हैं जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, तो उनके कर्मचारियों का जो भी वेतन विसंगति थी, उनका जो रास्ता निकालना था, उनके रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के जो भर्ती और पदोन्नति के जितने भी नियम थे उनका उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसका हल निकाल लिया जाएगा। कर्मचारी बिल्कुल भी चिंता न करें। बात करते हैं जल रक्षकों की।
तो जल रक्षकों को उन्होंने वादा दिया कि इसी सरकार में आप देखेंगे कि 12 साल का पहले कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था इनका, 12 से हमने इसको 8 किया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसको 8 से भी कम करने जा रहे हैं। हाँ। तो जल रक्षकों के लिए भी इन्होंने एक बहुत बड़ी राहत की बात की है। जी बात करते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वर्क टू रूल पे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल रोष व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। उनको मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी एक राहत देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारी सब्र रखें, उनका मसला जितना भी जो भी है, जितनी भी बड़ी समस्या है उसको हम हल करने वाले हैं और कुछ ही दिनों में नतीजा जो है वो कर्मचारियों के सामने होगा, जनता इसको देख पाएगी। बिल्कुल, क्या बात, बहुत बेहतरीन तरीके से एक आश्वासन, बहुत बड़ा कार्यक्रम। बिल्कुल, ये पहला ऐसा मंच था कर्मचारियों का ओंकार जी, जिसपे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज फिर से एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पे खुल के आज उन्होंने बातचीत की है, कर्मचारियों को संबोधित किया है, एड्रेस एनपीएस के कर्मचारियों को भी किया है, संदेश उनको वहां से भी दिया है। अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में अब तो जहां तक ओपीएस का सवाल है ओंकार जी, संघर्ष चल रहा है, क्रमिक अनशन चल रहा है। 2 अक्टूबर से यानी परसों से आप देखिए चरखा काट के गांधीगिरी के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश ये करेंगे। आने वाले दिनों में देखें तो अब तो अफसरों का साथ भी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, तो मुहिम एक तरह से ओपीएस को लेकर बड़ी तेज हो गई है। ओंकार जी क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, सबसे पहले मैं इस पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने एक छोटा सा एक आप यूं समझिए कि कांग्रेस पे तंज कसा था जी माफ कीजिएगा जी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है बिना वजह का शोर मचा रही है, बिल्कुल ओपीएस का जो मुद्दा है उसको पीएम मोदी जो है वही हल करेंगे। सही है, ठीक है। पर आज की वर्तमान की स्थिति आप देखें तो ओपीएस जो है उसकी जो न्यू पेंशन कर्मचारी एसोसिएशन जो है उन्होंने ऐलान किया है कि हम 2 तारीख से चरखा काट के गांधीगिरी के जरिए अपनी मांग रखेंगे। और सबसे बड़ा जो बात आप देखेंगे, इनको समर्थन किसका मिला है? समर्थन इनको मिला है जो राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों तो उनका तो मिला ही मिला है, पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी इनको एक समर्थन मिल गया है। तो इस समर्थन के बाद जो है इनकी जो रणनीति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अलबत्ता ये देखना बहुत जरूरी होगा कि 5 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री मोदी जी बिलासपुर आ रहे हैं, बिलासपुर के बाद शायद वो कुल्लू भी जाएंगे। हाँ। तो इस कार्यक्रम के दौरान हो सकता है सरकार इस मांग को प्रधानमंत्री महोदय के सामने रखे और कोई ना कोई एक बड़ा संकेत हो सकता है इसमें मिल जाए। बिल्कुल, कोई ना कोई बड़ा संकेत मिल जाए और वो संकेत आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक चीज तो कर्मचारियों से जो एनपीएस के जितने भी अनशन पे बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन जो चल रहा है, आंदोलनरत जो कर्मचारी हैं, उनको संदेश ये दिया है कि एक तो वो कंफ्यूज ना हो, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए। सीधा सा इशारा उनका कांग्रेस की तरफ था कि कांग्रेस सिर्फ ये कह रही है कि वो पेंशन बहाल कर देगी। हर्ष महाजन तक बोल चुके हैं जो कांग्रेस के लिए बड़े रणनीतिकार रहे हैं, पैसा कहां से आएगा कांग्रेस को पता नहीं है। वही चीज आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। उन्होंने अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री का प्रकरण वो फिर चीजें याद दिलाई हैं कि किस तरह से खाने के टेबल पे उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की जब भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे और इस तरह से कर्मचारियों में भी यही चीज चल रही है। तो इसका मतलब संकेत साफ है कि सभी को पता है कि ओपीएस की बहाली सिर्फ दिल्ली से हो सकती है, बाकी जगह दबाव बना के कोई इसका लाभ नहीं है। तो एक तरह से कहें तो इशारा सीधे तौर पे यही है कि प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में किस तरह का फैसला हिमाचल के कर्मचारियों के लिए को लेकर ले सकते हैं, ये अब देखने वाली बात हो गई। इशारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दे दिया है। दूसरी तरफ चलते हैं ओंकार जी, मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, परसों बैठक थी मंत्रिमंडल की। कर्मचारियों के बहुत सारे मसले आए, बहुत सारे मसले हल भी हुए, सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने की बात भी कई मसलों पे कही गई, लेकिन कर्मचारियों के बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो आज तक यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक के 2 दिन बाद भी एक तरह से सरकार से खफा या नाराज चल रहे हैं, जिनको आज मुख्यमंत्री ने संबोधित करने की कोशिश कही। क्या कहेंगे आप, किस तरह का माहौल कर्मचारियों में है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद? बिल्कुल राजेश जी, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आज मुख्यमंत्री ने बहुत आश्वासन दिया है। ये जो पिछली मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में कई कर्मचारी वो नाराज चले हुए हैं। मसलन जैसे आज उन्होंने कहा कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो नाराज ना हो। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने जो नाराज चले हुए हैं, जिला परिषद कर्मचारी जो हैं वो नाराज चले हुए हैं। फिर आप देखेंगे कुछ कर्मचारी वो भी हैं जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपनी रेगुलर होने की आस लगाए बैठे हैं। सही है। तो इस तरह के जो कर्मचारी हैं उनको आज एक
बृहद रूप में देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने उनको संबोधित किया है कि इनकी मांगे जो है वो समय पे हल कर दी जाएंगी। यानी कि सरकार को पता है कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नाराजगी है इनमें, बिल्कुल, और उनको साधने की आज कोशिश, बिल्कुल आज कोशिश हुई है मंडी से, बिल्कुल मंडी से कोशिश की गई है। आउटसोर्स की तरफ चलते हैं ओंकार जी, हालांकि सरकार ने पहली सरकार है जिसने आउटसोर्स पे इतनी गंभीरता के साथ काम किया है, नहीं तो पिछली सरकारों को आप देख लीजिए, जो कहा वो करके नहीं दिखाया। इस सरकार ने सब कमेटी भी बनाई, एक तरह से अब आने वाले दिनों के लिए एक ड्राफ्ट एक तैयार किया जा रहा है, पॉलिसी तक इनके लिए बनाई जा रही है बाकायदा। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और जो आउटसोर्स के कर्मचारी जो हैं अभी फिलहाल चिंतित से नजर आ रहे हैं, चिंतित दो चीजों को लेकर नजर आ रहे हैं ओंकार जी। और आज हम देखें, एक तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है कि सरकार एक तो स्पष्ट कर दे, क्योंकि जो कहा गया, क्योंकि अभी तो आउटलाइन इस पॉलिसी की आएगी, अभी तो सिर्फ मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है। तो पहली चीज तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से परेशान लग रहे हैं, एक चीज। दूसरी ये कि अब तो C2 भी आउटसोर्स के कर्मचारियों के समर्थन में खुल के सामने आ गई है। क्या मसला है राजेश जी? आप देखेंगे कि इस आउटसोर्स पॉलिसी को मनवाने के लिए, इस पे मोहर लगवाने के लिए कम से कम 6-8 महीने का समय लग गया। सरकार बार बार बोलती रही हम इस कैबिनेट में लाएंगे, इस कैबिनेट में लाएंगे, और फाइनल मीटिंग होगी, अभी इसके बिंदु बनाए जा रहे हैं, इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। सही है। तो इस सारे प्रोसेस में इतना समय लगा है, और इतना समय लगाने के बाद सरकार इस नतीजे पे पहुंची है कि इस आउटसोर्स पॉलिसी का मतलब और मकसद एक ही होना चाहिए कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए, और जो भी इस पॉलिसी के अधीन कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उन कर्मचारियों को हम न्याय दे सकें। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिसी बनी है। अब जब मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मुहर लगी है, तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि इसके सारे नियम और शर्तें जो है वो अभी तैयार होनी हैं। बिल्कुल। आज C2 और आज जब C2 इस मुद्दे में कूदी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो सकता है अन्याय हो। हाँ। C2 का मानना ये था कि इसमें जॉब की गारंटी नहीं है। हाँ। किसको रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, नियम क्या होंगे, शर्तें क्या होंगी, ये राजेश जी आने वाले कुछ समय में जब इसकी सारी आउटलाइन हमारे सामने होगी, तब इस पे जो है हम प्रश्न उठा सकते हैं, तब इस पे अगली बात हो सकती है। फिलहाल अभी ये पॉलिसी पे मोहर लगी है, इसलिए बहुत काम होना लेकिन बाकी एक चीज कि सरकार ने जब ये इस तरह से आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो इन कर्मचारियों को जॉब गारंटी देने के लिए ही ये फैसला लिया है। जी, तो इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की कंफ्यूजन चल पड़ी है सोशल मीडिया में, बयान घूम रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस पे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। पे रिवीजन री रिवीजन रूल जो होने थे पे के ओंकार जी, उस पे कुछ हुआ, कोई फाइल रह गई, कहाँ रह गई, कुछ हो नहीं रहा है, शायद रफ्तार चीजें पकड़ नहीं पा रही हैं उस तरह से जैसे कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे। अक्टूबर शुरू होने वाला कल से। और नहीं, अभी कंफ्यूजन राजेश इसमें कुछ रहता नहीं है। जो पे रिवीजन का जो भी जितना भी इसमें काम होना था, जो भी फाइल तैयार होनी थी, वो सारा कुछ हो चुका है। आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को रखा जाएगा। इसका पूरा जो है वो आपके सामने एक बड़ी खुशखबरी होगी। इसका जितनी भी फाइलें तैयार 40 के करीब जो है वो विभागों के ज्ञापन जो है वो महासंघ को मिले थे, उन पे काम हुआ। काम होने के बाद जो है वो फाइनेंस से जो है वो सारी क्लियर चीजें हो चुकी हैं। अब हर अथॉरिटी के पास जो है एक फाइल बिल्कुल पहुंच चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो कैबिनेट की बैठक में इसमें सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल। हालांकि कहा जा रहा था कि आज इस पे फाइनल मुहर लग जाएगी, लेकिन अभी जब तक हमारे पास इनपुट इस पे नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार इस पे काम कर रही है, सरकार कर्मचारियों को लाभ देने जा रही है। ओंकार जी, अगले मंत्रिमंडल की बैठक भी तय हो गई है, और अभी अगर हम देखें तो कौन से मुद्दे कर्मचारियों के ऐसे हैं जिनकी कर्मचारियों को उम्मीद है कि वो अगली कैबिनेट की मीटिंग में मसले आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं मुझे फिर दोहराना पड़ेगा कि एक तो आप देखें कि पे रिवीजन वाला जो मुद्दा है ये हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई भत्ते का। बिल्कुल। अब आप देखें कि 2 दिन पहले केंद्र की सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त दे दी है, और परसेंटेज का आप देखेंगे तो वहाँ 38 है, यहाँ 31, तो 7% का ये डिफरेंस सही है। 7% हो सकता है हम इसको मीट ना कर पाए, इतना ना कर पाए, पर हमारे कर्मचारियों को हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि कम से कम 2, 3 या 4% का गैप रह जाए तो उनको चलेगा। तो आने वाली जो बैठक है राजेश जी, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस अगली जो बैठक है, या हो सकता है सरकार के पास, सरकार पावरफुल होती है, मंत्रिमंडल की बैठक से भी पहले जो है वो 6 अक्टूबर को हो रही है, सुबह 10:30 बजे बैठक। 6 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। तो या तो बैठक में या बैठक
से पहले भी महंगाई भत्ते की डीए की घोषणा सरकार कर सकती है। बिल्कुल, महंगाई भत्ते की घोषणा का ऐलान इसमें हो सकता है, साथ साथ एरियर को लेकर जो अगली किस्तें किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि एक किस्त तो क्रेडिट हो गई कर्मचारियों के खाते में, कईयों के हो रही है, कईयों के हो चुकी है, दूसरी किस्त आएगी, उसके लिए किस तरह का प्रारूप रहेगा, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ और मसलों को लेकर भी गंभीरता के साथ चर्चा इस पे होने जा रही है। हमारी नजर लगातार इस पे बनी हुई है ओंकार जी। अब दूसरे तरफ चलते हैं, सियासत की तरफ रुख कर लेते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की सियासत एक तरह से पूरी तरह से तपी रही, अगर हम देखें टिकट को लेकर एक तरह से बवाल भी सामने आया, लोगों की उत्सुकता भी सामने आई और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया से लेकर आप ग्राउंड लेवल तक बात करें तो पूरी सियासत में एक तरह से एक सियासी पारा था उछाल पे रहा। कांग्रेस के टिकट इसकी वजह माना जा रहा है ओंकार जी, जो आज सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीजें चल पड़ी हैं, तो सुबह से काफी हलचल रही है। और इसमें अगर हम ये कहें, हलचल की वजह थी जो लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई, दो लिस्टें वायरल हुई हैं। पहली लिस्ट में आए 22 टिकट, फिर जो दूसरी आई थी उसमें 68 के 68 सारे टिकट एक तरह से तय हो गए। थोड़ा सा मामले को बताएंगे विस्तार से कि हुआ क्या था ये? बिल्कुल, ये जो राजेश जी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जो कांग्रेस कैंडिडेट्स की लिस्ट वायरल हुई है जी, इस लिस्ट के वायरल होते ही आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो चिंताएं थी उसमें आग में घी डालने वाली जो है वो कोशिश की गई है, जिन भी शरारती तत्वों ने इस तरह से किया है। हालांकि कांग्रेस अपने बूते पे जो है वो कानूनी कार्रवाई भी इस लिस्ट के खिलाफ कर रही है। 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों की एक लिस्ट दिखा भी रहे, बिल्कुल दिखा भी रहे जो वायरल हुई है, वायरल हुई है सोशल मीडिया पे जो वायरल जी। और पूरे प्रदेश में इसकी पूरा दिन जो वो हलचल रही और कई तरह की अफवाहें उड़ती रही। लोग पूरे प्रदेश से ही दिल्ली फोन लगाते रहे, दिल्ली से पूरे प्रदेश में फोन आते रहे जी। तो बाद में ये जो है हमारे हिमाचल में जो कांग्रेस की मीडिया प्रभारी हैं अलका लांबा और राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, तो उन्होंने आज ये स्पष्ट किया है, स्पेशल एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि इस तरह की कोई भी लिस्ट जो है हाईकमान की तरफ से फाइनल नहीं हुई है, कोई भी इस तरह की लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये मात्र अफवाह है जी। मुकुल वासनिक की तरफ से ये लिस्ट में इसमें क्योंकि नीचे जो साइन किए गए हैं ओंकार जी, वो जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हैं केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी है, उनकी तरफ से उनके साइन किए हुई बाकायदा ये लिस्ट एक तरह से जारी की गई है। और इसमें अगर हम देखें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो इसमें महीने गलत लिखा है ओंकार जी, 30 जनवरी 2020 इसमें 22 इसमें लिखा गया है। अभी तो ये तो सितंबर है, जनवरी महीना तो नहीं है। एक चीज तो वो महीना नहीं बदला गया है, साइन वही है, एक तरह से डेजिग्नेशन भी उनकी है और बाकायदा स्टैंप इसमें लग के ये वायरल चीजें जो की गई हैं। एक चीज तो आपने बड़े विस्तार से बताया कि ये आया है जिस तरह का सोशल मीडिया पे ये लिस्ट घूम रही है। अभी थोड़ा सा पार्टी के स्टैंड की आपने बताया कि कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है, कांग्रेस ही बोल रहे कि फेक लिस्ट है, हमने कोई सूची इस तरह की जारी नहीं की है। लेकिन अगर इस सवाल को हम इस तरह से देखें कि अगर यह लिस्ट सही है या फिर अभी जो सूची जारी हुई है उसकी तो चर्चाएं इस तरह से चल पड़ी है कि कहीं पार्टी ऐसा तो नहीं देखना चाहती थी कि उसने जो लिस्ट, ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें इसका रिएक्शन क्या होगा और आने वाले दिनों में कहीं पार्टी के लिए आसान हो जाएंगी चीजें नाम फाइनल करने में, इस तरह का माहौल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए राजेश जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं और हमारे पास जो उनके आज रिएक्शन आए हैं उनका ये कहना है राजेश जी कि नाम असली हैं और सूची जो है वो फर्जी है। ये कैसे हो सकता है? ये किसी ने जानबूझ के किया या किसी को एक तरह से आप देखते हैं कि पासा फेंकने वाली कोशिश हुई है, राजनीति में उछाल लाने की कोशिश हुई है, गर्माहट लाने की कोशिश हुई है। सही है। इस सूची को वायरल करने वाले कौन है, इसका अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है। आपने सही कहा कि ऐसी सूची के जरिए क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वो जानने का प्रयास किया गया होगा। हो सकता है कि इससे ये भी पता लगाया जाए कि एक सूची जो है वायरल मीडिया में फेंक दी जाए और पता लगाया जाए कि कौन किस तरह का माहौल है और किन लोगों में किस तरह की हरकतें पाई जाती हैं। तो हो सकता है इसमें भी एक कोई निगरानी रखी जा रही हो कि दिल्ली में क्या रिएक्शन है, हिमाचल में क्या रिएक्शन होना है, विधानसभा में क्या रिएक्शन। ये सवाल दो तरह से उठ रहा होगा।
पहला ये कि किसी भी एक तरह से जहां जिन सीटों पे विवाद है, या तो वहां पे वो चेहरे हटा दिए गए हैं जिनके कारण विवाद है, या वो चेहरे हटा दिए गए हैं जिनके लिए विवाद है। दूसरा, मैक्सिमम जो एमएलए हैं उनको इस सूची में शामिल किया गया है, पूर्व विधायकों के बाकायदा इसमें नाम है, साथ ही साथ युवा गन्स को, जो यूथ गन्स की कांग्रेस बात करती रही है, टिकट हम 50-50 का जो फार्मूला पार्टी कहने जा रही है उसको लेकर भी आधार बनाया गया है। तो कहीं ऐसी चर्चाएं भी अब चल पड़ी हैं कि कहीं आला कमान ये तो नहीं देखना चाहता है कि इस बहाने उनके पास रिएक्शन क्या आता है। अगर इस तरह के नाम फ्लोट करके कहीं अगर कोई विरोध की बात उठती है, अगर कहीं आवाजें इस तरह की उठती हैं जो पार्टी के लिए खिलाफ ना हो, तो कह दीजिए कि हमारी तो सूची नहीं थी। अगर नहीं उठती है तो इसी तरह इसी फार्मूले पे काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। 22 यानी कि इन चुनावों के लिए कांग्रेस का यह फार्मूला हो भी सकता है ओंकार जी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और पार्टी ने कह दिया है, जिस तरह से पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कह दिया है कि वो तो साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं जिन्होंने भी सोशल मीडिया पे लिस्ट वायरल की है उनके खिलाफ। अभी जो सूची है उसमें सभी पुराने चेहरे भी हैं और यूथ भी हैं ओंकार जी। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो ये सूची आई है उसकी क्या जो अगली जो सूची आएगी उसकी ये झलक आपको लग रही है, कुछ वैसा है इसमें या नहीं है, या टोटली अगली जो लिस्ट असली जो कांग्रेस जिस पे काम कर रही है वो अलग होगी? क्या कहेंगे राजेश जी? ये जो सूची है, ये सूची कहीं ना कहीं एक पहली नजर में आप देखें ऐसा लगता है कि ये सही वाली सूची है, सच्ची सूची है जी। क्योंकि आम आदमी और हमारे पास जो राजनीतिक पंडितों का, राजनीतिक विश्लेषकों का जो आज एक फीडबैक आया है, तो वो भी अचंभित थे कि ये हूबहू ऐसा लगता है कि मतलब कि 19 और 21 का इसमें फर्क हो सकता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है। इसको, इस सूची को वायरल करने का राजेश जी ये भी उद्देश्य हो सकता है कि इससे ये पता लगाया जा सके कि इस सूची के बाद दावे प्रतिदावे कितने बढ़ते हैं, और ये भी पता लगाया जा सके कि इस सूची के बाहर आने के बाद, वायरल होने के बाद कितने बागी जो है वो सामने आ सकते हैं, कितने लोग जो हैं दिल्ली में धावा बोल सकते हैं। सही है। तो ये सूची जो है वो आप यूं भी मान के चल सकते हैं, हमें नहीं पता किसने की है, किस उद्देश्य से की है, पर अगर सरासरी तौर पे वैसे ही एक लेमैन की नजर से देखें तो ये सूची हो सकता है किसी ने जानबूझ के, हो सकता है पार्टी के ही 20 सीटें की हो। ओंकार जी 20 सीटें बताई जा रही थी जो कांग्रेस के लिए टेंशन की बात है। जो नाम इसमें आए हैं, ये दावा हम नहीं करते हैं कि ये सूची असली है, लेकिन जो ये वायरल जो चीज हुई है उसमें 84 एक तरह से जो 19 जो इसमें से 20 में से जो 19 नाम सामने आए चौंका रहे हैं, और ये वो चेहरे हैं जो पार्टी के सामने हैं, पार्टी के पास वो है, एक बेहतर ऑप्शन पार्टी के पास है, पार्टी भी जानती है, और हालांकि उन पे फैसला लिया जाना है आधिकारिक रूप से। लेकिन सूची देखें, 84 फैसला पार्टी ने एक तरह से इस लिस्ट में हो गया है, जिसमें यशवंत खन्ना का नाम कहा जा रहा है, इंदौरा से मलेंद्र राजन की बात हो रही है, साथ ही साथ देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा, कांगड़ा से पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, वही देहरा से पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम भी है। साथ शाहपुर से पार्टी के लिए इस बार जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, पंकज कुमार पंकू का इस जो वायरल जो सूची है उसमें उनका नाम चल पड़ा है। बैजनाथ से ऋषभ पांडव का नाम आगे आ रहा है। साथ ही साथ इसमें हम बात करें तो करसोग से महेश राज नया चेहरा पार्टी के लिए आ गया है, नाचन से संजू डोगरा है, इसी तरह धर्मपुर से जितेंद्र ठाकुर आए हैं, साथ ही साथ सरकाघाट से यदुपति ठाकुर आए। वो चेहरे हैं जो चल रहे हैं, जो चर्चा में हैं। इसके अलावा बात करें हम, भोरन से प्रेम कौशल आए हैं, कुटलहर से विवेक शर्मा आए हैं, झंडूता से विवेक कुमार हैं, बिलासपुर सदर से आशीष ठाकुर हैं, और फिर वहां आप बात करिए नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा है। इसके अलावा बात करें पछात से गंगूराम मुसाफिर की जगह दयाल प्यारी आई हैं, और फिर वहां बात करें चौपाल से रजनीश किमटा है, ठियोग से कुलदीप राठौर का नाम सामने आ रहा है, और इसके बाद किन्नौर से फिर निगम भंडारी की बात इस लिस्ट के अनुसार उठ रही है। चेहरे वही हैं, नाम वही है, सूची पर हालांकि सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो लिस्ट आई है एक सर्वे का काम ये कर सकती है कि इस लिस्ट को लेकर अगला माहौल क्या होने जा रहा है। जो अगली 3 जो सीटें कही जा रही थी, धर्मशाला पे सुधीर शर्मा का नाम है, ज्वालामुखी में एज इट इज संजय रतन का नाम वहां पे शामिल हो, इस लिस्ट के अनुसार शामिल है। तो पार्टी के लिए देखें तो एक तरह से ये लिस्ट सर्वे का काम कर सकती है ओंकार जी, जिस तरह से राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि वायरल है, कांग्रेस भी वायरल का नाम दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे देखें तो लोग ये मानने को तैयार अभी
अभी नहीं है कि ये लिस्ट वायरल है, वो तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही यही है और ये लिस्ट होनी चाहिए। तो इस पे देखें अगले माहौल क्या रहता है। लेकिन बीजेपी भी पूरा माहौल एक तरह से बनाने में लगी हुई है और टिकट को लेकर जो इस बार भी बोल दिया गया कि उम्र आड़े नहीं आएगी, यानी कि जो 70 साल का बैरियर एक भारतीय जनता पार्टी ने रखा था वो बैरियर हट गया। अब तो बुजुर्ग नेता भी चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? बहुत युवा भी आएंगे पार्टी में या पुराने चेहरे जो लगातार जीत रहे हैं पार्टी उन पे दाव खेलेगी? बिल्कुल राजेश जी, उम्र की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जीतना है और जीतना ही एक मकसद है जी। उम्र कोई भी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, भाजपा ने इस बार ये ठाना है, एक नारा लगाया है मिशन रिपीट का, रिवाज बदलने का। मुख्यमंत्री जी हर मन से रिवाज बदलने का दावा करते हैं, सही है, और इस दावे को समर्थन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पीछे उनका ये हुआ था जी। इस बार जो इन्होंने उम्र की एक सीमा हटाई है तो उसमें वो चेहरे हिमाचल से कांग्रेस भाजपा को मिलेंगे जो बहुत ही पॉपुलर हैं, विनेबिलिटी जिनमें है, जीतने की क्षमता जिनमें है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं भाजपा को पड़ने वाला है, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि इनका एकमेव उद्देश्य जो है वो विजय हासिल करना है, मिशन रिपीट इनका उद्देश्य है, उसी के लिए ये जो है ये नियम जो है इसको तोड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी शिमला पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी वहां हुई राजधानी शिमला में। वहां इन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी के लिए ने टिकट के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी है। आपने ठीक कहा कि जिस कैंडिडेट में जीतने की क्षमता होगी पार्टी उसको टिकट देने जा रही है। हालांकि परिवारवाद को लेकर पार्टी का स्टैंड अभी भी क्लियर है ओंकार जी, अभी तक अगर हम इसको देखते हैं तो बीजेपी उन चेहरों पे दाव खेलेगी, उन चेहरों पर के साथ ही आगे बढ़ेगी जो जीतने की क्षमता पार्टी के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि रिवाज बदलना है, बीजेपी ने मिशन रिपीट पूरा करना है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं ओंकार जी, हिमाचल प्रदेश के दौरे, अब तो बिलासपुर के दौरे पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तैयारियां कैसी हैं और जोश सरकार और संगठन में कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, 5 अक्टूबर का जो दिन है वो बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि हिमाचल का पहला जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर स्वयं करने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक घटनाक्रम वहां होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 5 अक्टूबर को आएंगे और लुहणु मैदान में वो हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, उसके बाद जो है एम्स के कैंपस में वो पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसी के उद्घाटन के साथ जो वहाँ हाइड्रो कॉलेज है, उसका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए तैयारियां जो है पूरी जो वीआईपी मूवमेंट है उसका एक खाका तैयार कर लिया गया है। पूरे डेकोरम जिस तरह से रहता है वीआईपी मूवमेंट का उसको कर लिया है, और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी निगरानी में ये जो है जो सरकार और संगठन दोनों लगे हैं। जी दोनों लगे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले कल आप देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा निरीक्षण किया है सारा। बिल्कुल, और परसों तो जेपी नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब हिमाचल के दौरे पे हैं और 5 अक्टूबर तक वो हिमाचल में रहने वाले हैं। मतलब संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, साथ ही साथ सरकार को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लेकिन एक डर है ओंकार जी, और डर लोगों को लग रहा है प्राइम मिनिस्टर के दौरे को लेकर। डर यह है कि जिस तरह का मंडी का उनका दौरा, एक तरह से जिसपे संकट के बादल मंडराए, झमाझम बारिश वहां हुई, फिर उसके बाद आप देखिए दिल्ली से वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़े, लेकिन एक वो तारतम्य बन नहीं पाया उस तरह का। अगर मौसम ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में उस दिन होता है जो फोरकास्ट आई, आप बताने वाले भी हैं उसमें, तो फिर क्या कब मौका लगेगा प्रधानमंत्री को अगला उनके दौरे की, कि हम क्या उम्मीद रखें कि उनका दौरा फिर चुनावों से पहले होगा या फिर चुनावी जो बिगुल बजेगा उसके बाद ही होगा? देखिए राजेश जी, हम तो यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल रहे, मौसम साफ रहे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो प्रधानमंत्री जो है अभी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, जैसे ही आचार संहिता यहाँ लागू होगी तो उसके बाद उनके जो है दौरों पे दौरे होते रहेंगे। कार्यक्रम बीजेपी का बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की 4 या 5 से ज्यादा जनसभाएं यहाँ करवानी है। तो उन जनसभाओं को जब भी वो संबोधित करने आएंगे और हिमाचल के हितों की वो जब भी बात करेंगे, जब भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री हिमाचल को दूसरा घर समझते हैं। जी बिल्कुल, दूसरा घर समझते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि थोड़ा सा खतरे के बादल तो अभी मंडरा ही रहे हैं ओंकार जी, और खतरे के बादलों पे चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह के बादल हिमाचल प्रदेश पे मंडरा रहे हैं। मानसून को लेकर एक मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल करूं, एक हल्का सा सवाल। मानसून विदा हो गया हिमाचल से या अभी मानसून हिमाचल में ही है?
जी राजेश जी, आप ये देखें कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी मौसम जो है मानसून अभी गया नहीं है, मौसम अच्छा। बिल्कुल हिमाचल में एक्टिव है जी। आप देखेंगे कि वर्ष 2014 के बाद जो है वो मानसून का जो चक्र है उसमें काफी बदलाव आया है। जी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 2005 में मौसम की जो रवानगी है वो 5 अक्टूबर के बाद हुई थी। जी। 2018 में 1 अक्टूबर के बाद मानसून रवाना हुआ था। ठीक है। और 19 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो यहाँ 11 अक्टूबर तक जो है वो मानसून कायम रहा था, एक्टिव रहा। जी एक्टिव रहा था। तो प्रदेश में मानसून जो है अभी मौजूद है यहाँ पे, और इस बार भी 11 और 13 अक्टूबर तक जो है वो हिमाचल में मानसून जो है वो सक्रिय रहना। भारी बारिश की चेतावनी फिर से आ रही है ओंकार जी, जो संकट के बादल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या जानकारी है मौसम को लेकर, किस तरह का पूर्वानुमान सामने आ रहा है? मौसम विभाग राजेश जी, मानसून मौजूद है और मौसम विभाग हर रोज जो है वो अपडेट देता रहता है। पहले मौसम विभाग का ये अनुमान था कि 4 या 5 तक मौसम खराब रहेगा, ठीक है। पर उन्होंने कहा है कि 4 की शाम से ही मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और 4 की शाम से बिगड़ता बिगड़ता 7 अक्टूबर तक जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश जो है हिमाचल के कई हिस्सों में हो सकती है। उसमें बिलासपुर का भी जिक्र है, उसमें कुल्लू का भी जिक्र है, उसमें मंडी, चंबा और सोलन सिरमौर का भी जिक्र है। बिलासपुर और कुल्लू, मतलब 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों जिलों में दौरे हैं। जी, संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस पे। अगले तरफ अगर हम चले हैं तो अभी तक हम देखें तो नुकसान जितना इस मानसून के कारण हुआ ओंकार जी, एक तरह से हाथ खड़े हो गए सरकार के भी, लोगों के भी। अभी तक कितने लोग इस बरसात में जान गंवा चुके हैं? राजेश जी, जो आंकड़ा है उसके अनुसार आप देखें तो 300 से ज्यादा लोगों की जो है वो 400 के करीब 400 से ज्यादा 400 से ज्यादा लोगों की जो है इस मानसून में मौत हुई है। और आंकड़ा बरसात का देखें तो 717 मिलीमीटर बारिश इस बार हुई है, जो कि हालांकि सामान्य से थोड़ी सी कम रहती है, पर फिर भी प्रदेश की जो राजधानी शिमला है उसने बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ज्यादा वहां 2300 करोड़ का नुकसान हो गया, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आधे जो जितना नुकसान हुआ उस नुकसान का आधा से ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को हो चुका है। फिर भी वैज्ञानिक पता नहीं कैसे निकाल रहे होंगे, जिससे हिमाचल में पूछते कह रहे हैं जी इस बार तो बरसात ही बहुत ज्यादा हुई, फसलें तक सड़ गई ओंकार जी। फसलों को लेकर याद आया, अगर मौसम इसी तरह रहता है तो आने वाले दिनों के लिए तो फसलों के लिए क्या फिर आसार क्या पैदा हो जाएंगे? फसलें तो खराब हो जाएंगी। राजेश जी, जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है कि 5 दिन जो है वो धूप रहती है और 6ठे दिन बारिश हो जाती है, तो इससे ये रहता है कि जैसे हमारी धान की फसल है, तो धान की फसल में जो है वो एक फंगस जैसा लग जाता है, धान के जो बालियां हैं वो काली होने लग जाती हैं, फिर उनमें सड़न पैदा हो जाती है। और इसी तरह से जो सब्जियां हैं, सब्जियों के पूरा जितनी भी उनमें फ्लावरिंग हुई होती है वो सड़ जाती हैं, या जमीन पे सब्जियां हैं, मान लो घिया है या ककड़ी है, खीरा है, इस तरह की जो है वो सारा वो बर्बाद हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो है वो अब तो अगली पनीरी आ रही है, अगली पनीरी आ रही है, तो सर्दियों की आ रही है, गोभी की पनीरी लग गई है, प्याज और इसके लगने जा रही है। तो इसके लिए मौसम जो है वो एक माफिक मौसम अभी लग नहीं रहा है, बिल्कुल माफिक नहीं लग रहा है। और यही खतरे के बादल खेती से लेके सरकार तक, लोगों तक, आम आदमी तक, सभी पर यही बादल मंडरा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी एक तरह से संकट के बादल हैं ओंकार जी। 30 सितंबर का दिन है आज, और आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। और 30 सितंबर का दिन ऐसा है कि इतिहास में अगर हम देखें तो भारत के लिए कम से कम ये सुखद दिनों में से एक दिन नहीं है ओंकार जी। या आज के दिन बहुत हादसे देश भर में हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हादसे, दो हादसे आज हम लाए हैं जो 30 सितंबर के दिन देश में हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया था, हिंदुस्तान के समेत। पहला जो हादसा हुआ 1993 में हुआ था ओंकार जी। महाराष्ट्र के लातूर में जबरदस्त भूकंप 30 सितंबर 1993 को आया, और सुबह का वक्त था, यानी कि 3:56 मिनट का ये वक्त था उस दिन। लोग सोए हुए थे, ज्यादातर लोग सोए हुए थे, ज्यादातर क्या लोग सोए हुए थे ओंकार जी। और जमीन हिली, 2 बार जमीन हिली, और रिक्टर स्केल पे 6.2 की तीव्रता के साथ भूकंप के 2 झटके आए। और इन दोनों झटकों में अगर हम देखें तो लातूर के साथ साथ उस्मानाबाद जो था, वहां का जिला महाराष्ट्र का, वहां के 52 गांव में तबाही मच गई ओंकार जी। और हुआ यह कि सोए 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 30,000 से ज्यादा लोग भूकंप के इन झटकों में घायल हो गए।
1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, घर टूट गए और 280 करोड़ डॉलर की संपत्ति इन 2 झटकों ने देश भर के 2 जिलों की यानी कि महाराष्ट्र के 2 इलाकों की तबाह करके वहां रख दी। भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो लातूर से 10 किलोमीटर नीचे था जमीन पे, और ये हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक भूकंपों में से ये, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 थी, आंका जाता है ओंकार जी। और इसी दिन अगर हम देखें तो पश्चिम इंडोनेशिया में भी भूकंप आया ओंकार जी, वहां भी भूकंप के झटके आए और वहां जो रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता थी 7.6 थी, और उसमें जो नुकसान हुआ 1100 यानी कि 1100 लोगों की ही मौत हुई थी हिंदुस्तान के बनिस्बत, जहां 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा जो हादसा इसी दिन हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। ये हादसा हुआ था 2008 को, और हुआ ये ओंकार जी कि 30 सितंबर को जो, क्योंकि नवरात्र का दौर था उस वक्त भी, आजकल भी नवरात्र लगे हैं, तो 30 सितंबर 2008 को भी नवरात्र थे और जोधपुर का मंदिर था, वहां ये भगदड़ मची है। और ये मेहरानगढ़ किले का चामुंडा माता का मंदिर था ओंकार जी, यह श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और नवरात्र के दौरान बात करें सुबह 3 बजे से मंदिर ये श्रद्धालुओं के लिए खुल गया था, माता के दर्शनों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। और करीब 6 बजे क्या हुआ कि जब यहां से पूजा पाठ करके श्रद्धालु लौटने लगे तो जो पुरुषों के लिए जो बैरिकेडिंग की होती है, एक डेकोरम, एक सिस्टम बनाया होता है कि ताकि वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से आए, चलें और फिर दर्शन करके सलीके से बाहर निकल जाएं। जो वहां बैरिकेडिंग की हुई थी, उस बैरिकेडिंग को क्या हुआ, पीछे से एक धक्का लगा और वो धक्का लगने के बाद क्या हुआ, वो बैरिकेड टूट गई, बैरिकेडिंग गिर गई। उससे जो बैरिकेडिंग जो गिरी, इससे एक भगदड़ मच गई। जो लोग नीचे गिरे हुए थे अब धक्का मुक्की वहां पे होने लगी, लोग वहां से भागने लगे। जब ये एकाएक लोग वहां से भागने लगे तो उससे जो भगदड़ मची, उस भगदड़ ने काम खराब कर दिया, क्योंकि मंदिर में उस वक्त पूजा पाठ के लिए 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह 6 बजे हादसा हुआ, भगदड़ जब मंदिर में मची, लोगों ने वहां से निकलना बेहतर समझा और इसी निकलने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई ओंकार जी। और उसका जो आंकड़ा हम देखें तो 224 लोगों की मौत हो गई, 350 लोग इसमें घायल हो गए थे। तो आज के दिन यानी कि 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के चामुंडा मंदिर में, मेहरानगढ़ के चामुंडा मंदिर में यह हादसा हुआ था। 2020 की भी बात कर लें, बाबरी मस्जिद को लेकर, आजकल तो अयोध्या राम मंदिर का काम बड़े जोरों पे चल रहा है। बाबरी मस्जिद को लेकर एक जो विध्वंस जो हुआ था, आपको याद होगा, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आज ही के दिन आया था 2020 में। जो सीबीआई की जो अदालत थी, आज ही के दिन सीबीआई की अदालत ने जो 32 जो अभियुक्त थे जिन पे मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा था, आज ही के दिन सभी 32 के 32 लोगों को सीबीआई की उस स्पेशल जो कोर्ट थी उसने बाइज्जत बरी कर दिया था। तो ये आज का इतिहास था ओंकार जी। और कार्यक्रम के आखिरी चरण में पहुंच के फिराक गोरखपुरी साहब की एक गजल लाए हैं जी। और इस गजल को अगर हम देखें तो इसका शीर्षक है जब नजर आपकी हो गई है। जब नजर आपकी हो गई है, जिंदगी जिंदगी हो गई है। क्या बात है। 12 वर खिलाफ ए हर उम्मीदी, 12 वर खिलाफ ए हर उम्मीद, दोस्ती दुश्मनी हो गई है। दोस्ती दुश्मनी हो गई है वो तकमील पुरकारियों की, है वो तकमीत पुरकालियों की, जो मेरी सादगी हो गई है, जो मेरी सादगी हो गई है। तेरी हर पुरशिश ओ मेहरबानी, तेरी हर पुरशिश ओ मेहरबानी, अब मेरी बेकसी हो गई है, अब मेरी बेकसी हो गई है। भूल बैठा है तू कह के जो बात, भूल बैठा है तू कह के जो बात, वो मेरी जिंदगी हो गई है। और मतलब लिख रहे हैं कि वज़्न में आंख उठाने की तकसीर, वज़्न में आंख उठाने की तकसीर, ए फिराक आज भी हो गई है, ए फिराक आज भी हो गई है। तो इसी गजल के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।